हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं अध्याय 1 संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन की। और इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे विविध उदाहरण की। और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि विविध उदाहरण भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिए और तैयारी कीजिए। इसके अलावा पुराने वीडियो देखने के लिए आप कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट आई बटन पर मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके कक्षा 12 गणित की जो प्लेलिस्ट है वहां से आप पुराने वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको हिंदी और इंग्लिश का कोर्स भी मिल जाएगा, तो उनको देखकर भी आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर में विविध उदाहरण की। तो शुरुआत करते हैं विविध उदाहरण से, और इसका जो पहला उदाहरण है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप ये समझिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और काफी स्टूडेंट जो होते हैं उदाहरण को गौर नहीं करते, लेकिन ये वाला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 41, इतनी दफा आया हुआ है। अगर आप अनसॉल्व उठा के इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि कम से कम 4 से 5 दफा ये क्वेश्चन मिले ना, इतनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो अच्छे से समझिएगा। और है कुछ नहीं, इस सवाल में सिर्फ थ्योरी है। क्या करना है क्या नहीं करना है समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, अब तुल्यता इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा, तुल्यता संबंध की बात कर रहा, तो आपको एक्सरसाइज 1.1 में जो तुल्यता संबंध मैंने सारी चीजें बताई थी वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है कि R1 के स्थान पे तो R रख दिया गया है और R2 के स्थान पे S की बात कर ली गई है। यानी कि R1 और R2 के स्थान पे R और S लेके भी सवाल को पूछा गया है कई दफा। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत है नहीं है। अगर R और S लेके होगा तो R और S के लिए लगा देंगे। ठीक है ना। अभी देखो, चूंकि R1 और R2 समुच्चय में तुल्यता संबंध है, और अगर तुल्यता संबंध है तो इसलिए R1 और R2 स्वतुल्य सममित तो संक्रामक संबंध होंगे, बिल्कुल होंगे। अब मैं प्रॉपर तरीके से सवाल को लगाता चलूंगा। थ्योरी है, थ्योरी और कुछ नहीं है। और थ्योरी में भी क्या है, स्वतुल्य सममित तो संक्रामक की बस परिभाषाएं लिखते जाना है और कुछ नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर अपन मान के चलते हैं कि समुच्चय A में 2 अवयव मान लिया अपन ने, माना समुच्चय A। अब इसमें अपन ने मान लिया कि A, B और C, या और भी अवयव होंगे A, B, C, 3 मान के चले, क्योंकि अपन को संक्रामक में 3 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो समुच्चय A में ये मान के चले अपन, और पहला लेंगे सौतुल्य के लिए। अगर सौतुल्य के लिए तो यहां से देख रहे हैं कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A में, चूंकि R1 और R2 सौतुल्य हैं, R1 और R2 सौतुल्य हैं। जब R1 और R2 सौतुल्य हैं, इसीलिए A बिलोंग्स टू R1 और A बिलोंग्स टू R2। यही होगा, सौतुल्य के लिए यही दिखाते हैं। अब देखो, इन दोनों इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे। सवाल में क्या बात कर रहा था, इंटरसेक्शन की बात। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों के बीच में कॉमन। अब जब दोनों के बीच में कॉमन होगा तो आप यहां से डायरेक्ट कह देंगे कि A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 सौतुल्य है। ठीक है, बस यही थ्योरी लिखनी है, ये समझ लो। इसी प्रकार से परिभाषा के तौर पे पूरा लिख देना है। सौतुल्य हो गया। अब सेम सममित दिखा दोगे। सममित के लिए देख लेते हैं भाई, सममित। ठीक है, सममित के लिए क्या करते हैं कि चूंकि R1 और R2 सममित है, ठीक है, R1 और R2 सममित है, और A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A में। ठीक है, कैपिटल A में हम ये लेके चलते हैं कि 2 अवयव A और B। अब R1 और R2 सममित, तो सममित के लिए क्या लगाते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R1 इंप्लाइज दैट, ये हो जाता है B, A बिलोंग्स टू R1, है ना। और A, B बिलोंग्स टू R2 इंप्लाइज दैट B, A बिलोंग्स टू R2। अब ये दोनों चीजें हैं आपके पास पहले से हैं, क्वेश्चन में कह रहा था, तो हम कहेंगे इसीलिए A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 इंप्लाइज दैट BA बिलोंग्स टू
R1 इंटरसेक्शन R2, इसीलिए R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है। ठीक है, सममित है। क्लियर है बात? इस तरीके से करना है। संक्रामक की बात कर लेते हैं, सेम तरीके से संक्रामक दिखा देंगे। संक्रामक बस याद ये रखना है कि आपको डेफिनेशन सबकी याद हो, चूंकि अब यहां पर ले लिया अपन ने कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए में R1 और R2 संक्रामक हैं। ये तो आपको दिया हुआ है ना, R1 और R2 संक्रामक हैं। तो क्या कैसे दिखाते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू R1, बी सी बिलोंग्स टू R1, तो इंप्लाइज दैट कर देते हैं ए सी बिलोंग्स टू R1, और ए बी बिलोंग्स टू R2, कॉमा बी सी बिलोंग्स टू R2 इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू R2। अब इसी हिसाब से इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन है, तो आप देख रहे हैं कॉमन चीज चल रही है, तो यहां से आपने सीधे सीधे आप पूरा तरीके देख ली। सिर्फ और सिर्फ मैं थ्योरी लिख रहा हूं, परिभाषा है बस, और सवाल में है भी नहीं। और ये सवाल 8 नंबर में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अनसॉल्व उठा के देखिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं। तो ये ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, कॉमा बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो ये यहां से क्या मिल जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहां से कह रहे हैं कि इसीलिए R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। अब आपने ये देख लिया कि चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, तो अतः सिद्ध है कि R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है। अब जरा ये गौर करो, इस सवाल में कुछ नहीं था, हैंस प्रूफ, इस सवाल में कुछ नहीं था। अब आपको ये सवाल 8 नंबर का आ जाएगा, तो बताओ कर नहीं पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, 110% कर पाओगे अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया। भाई थ्योरी लिखिए, परिभाषा लिखिए, परिभाषाएं आपको याद है बस, है ना। उदाहरण नंबर 42 की बात करते हैं। आपको जरा मान लीजिए कि समुच्चय ए में धन पूर्णांकों यानी पॉजिटिव संख्याओं के कृमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, यानी जोड़े के रूप में कह रहा का एक संबंध आर एक्स वाई आर यू बी, संबंध आर है जो कि इस प्रकार से है एक्स वाई आर यू बी, यदि और केवल यदि एक्स वी यू वी, यदि एक्स वी बराबर यू वाई द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध के बारे में बात कर रहा है। तो देखो समुच्चय ए में दिया है संबंध आर इस प्रकार से कि एक्स वाई आर यू वी इंप्लाइज दैट, ले लिया एक्स वी बराबर यू वाई यू, एक्स वी बराबर वाई यू। अब जरा यहां पर गौर कीजिए, हो क्या रहा है, एक्स और वी का कनेक्शन हो रहा है और वाई और यू का कनेक्शन हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्स और वी का कनेक्शन हो रहा है और वाई और यू का कनेक्शन हो रहा है, हो रहा। तो यहां पर करना क्या है, एक बात समझ लो। मान लिए पहले तो चूंकि अपन को स्वतः सममित तो संक्रामक दिखाना, संक्रामक में 3 चीजें लेते हैं और ये ध्यान रखो कृमित युग्मों की बात कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है। तो यहां पर अपन ने माना समुच्चय ए में अपन ने इस प्रकार से मान लिया कि ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये मान के चलते हैं, ठीक है। मैं इसमें अब बात करते हैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की, किस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है। तो स्वतुल्य की बात कर लेते हैं, स्वतुल्य, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए तो एक ही रहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए में, देखो परिभाषा आपको अच्छी से तरीके से याद होनी चाहिए, एक बात को ध्यान रखना, ठीक है। विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण में सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए में, आप क्या करेंगे कि ए बी आर ए बी ऐसे लेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरीके से था, यहां आप देख पा रहे हैं एक्स वाई आर यू बी था, तो ए बी की बात कर रहे हैं तो ए बी आर ए बी। तो यहां से क्या बन के आएगा, देखो पहला और चौथा मिलाना था ए बी और दूसरा और तीसरा मिलाना था बी ए,
तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ए बी बराबर ए बी, बी ए को ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से ए बी बराबर ए बी हो गया। तो यहां से आपने कहा इसीलिए आर समतुल्य है। ठीक है, आर क्या है, आर समतुल्य है। भाई ए बी बराबर ए बी दिखा दिया। समतुल्य के बाद सममित की बात कर लेते हैं, सममित। ठीक है, तो सममित में क्या कि यदि ए बी सी डी बिलोंग्स टू कैपिटल ए में, यदि आपने लिया, इसमें एक चीज लेते हैं और दो चीजें दिखा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो क्या लेंगे कि यदि ए बी आर सी डी, तो ए बी आर सी डी बराबर क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा ए डी, पहला और चौथा, ध्यान रखिएगा, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखिए, पहला और चौथा मिला रहे थे और दूसरा और तीसरा मिला रहे थे, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ए डी बराबर बी सी, अब इस चीज को लिख सकते हैं डी ए बराबर सी बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, सी बी बराबर डी ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये चीज गौर करो, एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि आपने ये देखा कि ए और डी को मिलाया और बी और सी को मिलाया, ये क्वेश्चन में हो रहा था। तो अगर यहां से आप रिवर्स करोगे, यानी ए डी बराबर बी सी था, तो कैसे मिलाओगे, पहला और तीसरा मिलाओगे, पहला और तीसरा मिलाओगे, फिर आर लोगे, चौथा और दूसरा मिलाओगे, यानी सी एंड डी। भाई बात समझ में आई, पहला अगर आप रिवर्स करोगे तो पहला और तीसरा मिलाओगे, यानी पहला और तीसरा मिला दोगे और चौथा और दूसरा मिला दोगे, इस तरीके से। बात को आपको समझ में आई होगी। रिवर्स करोगे तो रिवर्स जब करोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, रिवर्स के लिए सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी। तो यही तो दिखाते हैं अपन, अगर ए बी है और बी ए मिल जाए तो सम्मित हो जाता है, तो भाई सम्मित हो गया। ठीक है, आपको परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए। एक बार और देख लेते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, ये था एक्स वाई आर यू वी। ठीक है, इससे अपन को क्या मिल रहा था, पहला चौथे से कनेक्ट हो रहा था, दूसरा तीसरे से कनेक्ट हो रहा था, यानी एक्स वी बराबर वाई वाई यू, ये मिल रहा था। क्लियर है कि नहीं। अब अगर इसी चीज से, समझना बात को, अब अगर इसी चीज से आपको रिवर्स करना है, मतलब इससे इसमें आना है, तो कैसे आओगे, देखो एक्स वी बराबर वाई यू था, यानी पहला तीसरे के साथ कनेक्ट करोगे, देखो एक्स वाई, फिर आर लोगे और चौथा ये यू है, ठीक है, और ये बी है, चौथा दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, यानी यू एंड बी, ऐसे दिखाओगे। भाई अब बात समझ में आई। तो यहां पर भी अपन ने यही किया, तो ये सम्मित दिखा दिया। अब बात करते हैं संक्रामक किस प्रकार से दिखा दोगे। तो यहां आप कह रहे हैं कि इसलिए आर सम्मित है। क्लियर है बात, ये क्लियर होनी चाहिए। संक्रामक की बात कर लेते हैं। ठीक है, संक्रामक, तो संक्रामक में तीन चीजें लेते हैं, संक्रामक में तीन चीजें लेंगे, ए बी फिर सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू कैपिटल ए में। तो यहां से आप क्या ले लेंगे कि यदि आपको पता है संक्रामक में दो चीजें लेते हैं, यदि ए बी आर सी डी, ए बी आर सी डी बराबर क्या ले रहे हैं, ए डी बराबर बी सी, पहला चौथा और दूसरा तीसरा कनेक्ट करना है, समझना। ठीक है, और दूसरा क्या लेते हैं फिर सी डी आर ई एफ, सी डी आर ई एफ। तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा सी एफ बराबर डी, योग्य समीकरण नंबर 1, योग्य समीकरण नंबर 2। अब यहां से आप कर देंगे समीकरण 1 गुणे 2 से, समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 से। अच्छा, ये फॉर्मूले आपको और परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, सम्मित स्वतंत्र सम्मित संक्रामक की, तीनों की, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो मैं समझा चुका हूं, तो इसलिए मैं इन पर ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। अब यहां पर आपको गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा ए डी इंटू सी एफ बराबर बी सी इंटू डी। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहां पर गौर कर पा रहे हैं, देखो सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा इंटू के लिए, और आप डी से और डी से डी को कैंसिल कर पा रहे हैं, तो यहां से क्या बच जाएगा, ए एफ बराबर बीई। अब मैंने आपसे कहा कि किस प्रकार से कनेक्ट कर रहे थे, कि पहला तीसरा लेना था और चौथा दूसरे को कनेक्ट कर रहे थे। अगर इसे रिवर्स करना था तो पहला तीसरा ले रहे थे और चौथा और दूसरा कनेक्ट कर रहे थे, यही कर रहे थे। ठीक है, तो यहां से अपन को मिल जाएगा, इंप्लाइज दैट ए बी आर ई एफ। तो यहां से हम कह देंगे कि इसलिए आर संक्रामक है, आर
संक्रामक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो आपने देखा कि चूंकि R स्वतुल्य सममित संक्रामक है, R स्वतुल्य सममित और संक्रामक है। देखो भाई सब चीज समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। अगर किसी भी तरह की समस्या आती है रिवर्स करो, अच्छे से समझो। स्वतुल्य सममित संक्रामक है इसलिए R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। कोई भी समस्या रिवर्स करो, अच्छे से समझो और हर एक आपको प्रॉब्लम दूर। उदाहरण नंबर 43 की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है मान लीजिए कि x 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, मान लीजिए कि x में R1 आपको इस प्रकार से कह रहा है कि xy सच दैट x माइनस y संख्या 3 से भाज्य। वो पेयर यानी वो जोड़े लेने हैं जहां पर 3 से भाग जा रहा है। ठीक है, द्वारा x माइनस वाई की बात कर रहा था, द्वारा प्रदत्त एक संबंध R1 है तथा R2 इस प्रकार से है कि xy सच दैट xy सबसेट ऑफ 147। ठीक है, xy उप समुच्चय है 147 का, या xy सबसेट है 258 का, या xy सबसेट है 369 का। द्वारा प्रदत्त x में एक अन्य संबंध R2 है। सिद्ध कीजिए कि R1 बराबर R2 है। R1 और R2 दोनों एक ही संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहली बात जो दिया है वो लिख लेंगे। x दिया है, R1 दिया है और R2 दिया है, ये लिख लिया। अब इन सबको ओपन करते चलेंगे और देखेंगे कि R1 R2 बराबर हो रहे। तो R1 की बात कर लें। अब R1 को अगर आपने ओपन किया तो क्या क्या मिलेगा? पहली बात तो ये समझो कि R1 दिया है xy x माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई को घटाना है, संख्या 3 से विभाज्य है। अब संख्या 3 से विभाज्य, तो अगर आपने 1 को पकड़ा तो 1 के साथ क्या क्या कनेक्शन दिखाओगे? क्योंकि 1 के साथ आप 1 ले लोगे, क्योंकि 1 माइनस 1 समझना, 1 माइनस 1 0 होता है और 0 में 3 का भाग जाएगा। 0/3, 0/3 ये सही है। ठीक है, इसके साथ 1 के साथ और क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि अगर आपने 1 माइनस 4 किया तो -3 आएगा और -3/3 भाग जाएगा। -3 में 3 का भाग जाता है। और 1 का कनेक्शन आप 7 से कराओगे, क्योंकि 1 माइनस 7 करोगे तो -6 मिलेगा, -6/3। ये भी बात सही है। तो 1 का कनेक्शन किससे हो रहा? 1 4 7 से। इसी प्रकार 2 ले लेंगे, इसी प्रकार 3 4 5 6 7 8 9 सबके लिए दिखाएंगे। तो R1 आपने यहां से डिकोड कर दिया। लेंदी सवाल हो जाएगा और कुछ नहीं है। सवाल बहुत सिंपल है, लेंदी है लेकिन सिंपल है। R1 को डिकोड करेंगे तो सबसे पहले 1 को पकड़ना है। 1 के साथ क्या आएगा? 1 4 7 आएगा। तो देखो 1 and 1 1 4 1 7, बात समझ गए? सबके साथ 3 3 लेके चलोगे और 9 है तो 9 3 27 इस तरीके से निकल के आएंगे अंक, अवयव। R1 के लिए 27 अवयव निकल के आएंगे। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 माइनस 1 0, 0 में 3 का भाग जाएगा। 1 माइनस 4 -3, 3 में -3 में 3 का भाग जाएगा। 1 माइनस 7 -6 आएगा और -6 में भी 3 का भाग जाएगा। अब 2 को पकड़ेंगे तो आप देख पाएंगे 2 के साथ क्या कनेक्शन आएगा। देखिए पहली बार 2 के साथ 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 के साथ 5 लेंगे एंड 2 के साथ 8 लेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, 2 के साथ 8 लेंगे तो देखो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, 3 का भाग जाएगा। 2 माइनस 5 -3 आएगा तो भाग जाएगा 3 का। 2 माइनस 8 करेंगे तो -6 मिलेगा, जिसमें भी 2 का भाग जाएगा। 3 को पकड़िए तो ये कितना आएगा? 3 3, फिर 3 6 3 9। ठीक है, 4 के साथ क्या लेंगे? 4 1 4 4 4 7, इस प्रकार से चलता जाएगा। 5 में 5 2 और 5 5। ठीक है, 5 2 5 5। ओके, 5 एंड 5 के साथ 5 8। ठीक है, 6 में 6 3 6 3 6 6 एंड 6 9। 7 में 7 7 1 7 1 7 4 एंड 7 7। और 7 के बाद 8 में तो 8 2 8 5 एंड 8 8। ठीक है, अब 9 की बात कर लेते हैं तो 9 3 9 6 एंड 9 9। अब कोई भी पेयर उठा के देख लो, 27 पेयर बने ये टोटल आपके। अब कोई भी जोड़ा उठा के देख लो, उनको आपस में घटाओगे तो उसमें घटाने के बाद उसमें 3 का भाग निश्चित तौर से जाएगा। क्लियर है? तो ये आपने R1 को डिकोड कर दिया। अब इसी प्रकार R2 को डिकोड करेंगे तो R2 आपको इस प्रकार से था कि XY सबसेट है। ठीक है, XY सबसेट है 147 का,
1 4 7 का, तो यहां से क्या निकल के आना, ये निकल के आना है 1 1 1 1 1 4 1 7, फिर 4 1 के लिए 4 1 4 4 4 7, फिर 7 के लिए निकल के आएगा 7 1 7 4 एंड 7 7, ये निकल के आएगा। और क्या दिया था, 3 चीजें दी थी, और एक्स वाई सबसेट है, एक्स वाई सबसेट है 258 का, 258। तो अभी आप ये जान पाए होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। आपने निश्चित तौर पे जान लिया कि R1 और R2 निश्चित तौर पे बराबर हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो तो R1 और R2 खुद में बराबर हो रहे हैं। सवाल बहुत ही बेकार है, बस लिखते जाना है और कुछ नहीं, ठीक है। इस तरीके के सवाल ऐसे ही होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 एंड 2 5 2 8, सबसेट की बात कर रहा था ना। एंड क्या बनेगा, 5 2 बनेगा, 5 5 आएगा, सबका आपस में कनेक्शन करना है, 8 आएगा 5 8, एंड 8 के साथ 8 2 आएगा, 8 5 आएगा एंड 8 8 आएगा, ये हो गया। और एक चीज और दी थी, और एक्स वाई सबसेट था 3 6 9 के लिए। तो यहां से आपने देखा कि क्या निकल के आएगा, 3 3 3 6 3 9 एंड 6 3 6 6 एंड 6 9, ठीक है, एंड 9 3 9 6 एंड 9 9। अब आप ये चीज देखो, किताब में उतनी अच्छी तरीके से नहीं होगा जितना अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया है, इतनी क्लियर तरीके से। अब आप गौर कर लो, ये तो था R1, ये था पूरा आपका R1, ठीक है, ये R1 दिया था, पूरा दिया था कि नहीं, ये था पूरा R1, क्लियर है। और R2 आपने निकाला, तो देखो R2 ये निकला और ये निकला, और यहां से R2 आपने इतना और निकाला, तो 9 9 के पेयर बने जो कि 27 होते हैं। ऊपर भी R1 के लिए भी 27 थे, R2 के लिए भी 27 थे। तो निश्चित तौर पे आपने कहा कि अतः, बस सीधे सीधे कर देना, अतः सो फाइनली R1 बराबर R2 हैंस प्रूव्ड। बस देखो क्या था, सवाल में कुछ नहीं था और आपको अच्छी तरीके से ही समझ में आया होगा, है ना। तो बस यही करना है। उदाहरण नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल, मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा रद्दी सवाल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हो क्या रहा देख लीजिए। मान लीजिए कि f सच दैट x टेंड्स टू y एक फलन है, x में r बराबर ab सच दैट fa बराबर fb द्वारा प्रदत्त एक संबंध r परिभाषित कीजिए, जांच कीजिए कि क्या r एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से कह रहा है। तो जो दिया है सबसे पहले वो ले लेते हैं। क्या दिया है, फलन f सच दैट x टेंड्स टू y में आपको कह रहा है r बराबर ab सच दैट fa बराबर fb, बिल्कुल। अब अपन ने मान लिया, देखो स्वतुल्य सम में तो संक्रामक दिखाने में जब आप संक्रामक दिखाते हो तो वहां पर 3 चीजें लेते हो, इसलिए अपन ने मान लिया, माना x बराबर abc एक समुच्चय है, ठीक है। स्वतुल्य की बात कर लेते हैं। स्वतुल्य में आप कह रहे हैं कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल X में आप ले रहे हैं a बिलोंग्स टू कैपिटल R। अगर ये है तो क्या दिखाएंगे भाई, आप बताएंगे कि fa बराबर fa, ये बात सही है, fa बराबर fa, क्योंकि आपको ये दिया था fa बराबर fb। अब स्वतुल्य में एक ही चीज लेते हैं, a और a, तो यहां से हो जाएगा fa बराबर fa। तो आपने कहा कि इसीलिए r स्वतुल्य है, ठीक है, दिखा दिया। सममित की बात कर लेते हैं, सममित, ठीक है, सममित की बात कर लेते हैं। तो यहां पर लिया कि a b बिलोंग्स टू कैपिटल X में, a b बिलोंग्स टू कैपिटल X में यदि a b बिलोंग्स टू R, तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, fa बराबर fb। अब fa बराबर fb को अपन लिख सकते हैं भाई ऐसे भी, fb बराबर fa बिल्कुल लिख सकते हैं, fb बराबर fa। और अगर आपने fb बराबर fa किया तो आप कहेंगे ba बिलोंग्स टू R। तो देख पा रहे हो आप कि ab बिलोंग्स टू R था एंड ba बिलोंग्स टू R दिखा दिया। इसका मतलब क्या कि R सममित है, इसीलिए R सममित है, नो प्रॉब्लम, है ना। संक्रामक भी इसी प्रकार दिखा देंगे, संक्रामक। तो संक्रामक में 3 चीजें लेते हैं कि a b c बिलोंग्स टू कैपिटल X में यदि, यहां 2 चीजें लेंगे, तीसरी चीज दिखा देंगे, यदि a b बिलोंग्स टू कैपिटल R, a b बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसका मतलब क्या कि fa बराबर fb, समीकरण 1 ले लेंगे, ठीक है। और ab के बाद bc लेना है, bc बिलोंग्स टू कैपिटल R में यहां पर बनेगा fb बराबर fc।
ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देख पा रहे हैं निश्चित तौर पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से निकालेंगे तो ये निकल के आएगा एफ ए बराबर एफ सी। कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों में एफ बी कॉमन था तो एफ ए बराबर एफ सी कर सकते हैं। तो यहां से आप कह रहे हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी इसीलिए आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। और आप यहां से कह रहे हैं कि चूंकि आर सौतुल्य सममित तो संक्रामक है, चूंकि आर सौतुल्य सममित और संक्रामक है, और संक्रामक है, चूंकि आर सौतुल्य सममित और संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। क्लियर है, हेंस प्रूव्ड है। कोई भी समस्या आती है आपको वीडियो को रिवर्स करके अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। और एक बात को याद रखो, मैंने जैसे पहले भी कहा कि विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली ऐसी चीज है जहां पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट लगता है। आपने संबंध पढ़े हैं, आपने फलन पढ़ा है, आपने व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ा है, आपने द्विआधारी पढ़े हैं, आपने संयोजन पढ़ा है फलनों का, तो ये सारी चीजें कंबाइन होकर इकट्ठा आएगा, इसलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण नंबर 45 की बात करते हैं। आपको कह रहा है निर्धारित कीजिए कि समुच्चय आर में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संख्याओं में से कौन सी साहचर्य है और कौन सी क्रम विनिमय है। साहचर्य और क्रम विनिमय के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आपके पास 2 सवाल दे दिए और आपसे अगर मैं आपसे कहूं तो ये दोनों सवाल आपसे बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहला सवाल कह रहा है ए स्टार बी बराबर 1। अब ए बी सी डी ई एफ कुछ भी ले लो, हमेशा वो वैल्यू 1 कह रहा है। ए स्टार बी के लिए जो कुछ भी कह रहा है वो 1 कह रहा है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, वास्तविक संख्याओं में। ए स्टार बी कह रहा है आपको ए प्लस बी अपॉन 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। दोनों ही सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहला सवाल ले लेते हैं जो दिया है समुच्चय आर में ए स्टार बी बराबर 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये दिया। क्रम विनिमय की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन, पहला लिया आपने क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय में अपन को क्या दिखाना पड़ता है, फॉर्मूला क्या है अपने पास कि आप दिखाते हैं ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये दिखाते हैं कि नहीं। तो एलएचएस ले लेते हैं सबसे पहले, तो एलएचएस। तो एलएचएस में अपन ने लिया ए स्टार बी, भाई ए स्टार बी बराबर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, बिल्कुल। ए स्टार बी बराबर क्या रहेगा, 1 रहेगा, है ना। और आरएचएस की बात कर लेते हैं, आरएचएस में, तो आरएचएस में क्या ले रहे हैं, आरएचएस में बी स्टार ए बराबर 1। अब देखो स्टार के लिए, यहां पर स्टार के लिए द्विआधारी संक्रिया के लिए कुछ भी हो जाए 1 ही कह रहा है। तो यहां से आपने देखा कि चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस है, चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस है, इसीलिए स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है ना। तो ये हो गई क्रम विनिमय की बात। साहचर्य की बात कर लेते हैं। साहचर्य, तो सबसे पहली बात तो साहचर्य में अपन को सिद्ध क्या करना है वो देखते हैं। साहचर्य में दिखाएंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये दिखाएंगे। एलएचएस की बात करते हैं, एलएचएस, ठीक है। तो एलएचएस में क्या ले रहे हैं, ए स्टार बी स्टार सी, है ना, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी क्या बनना है, 1, और 1 स्टार सी, 1 स्टार सी कुछ भी कर लें आएगा 1 ही, तो ये हो गया एलएचएस। आरएचएस की बात करते हैं, आरएचएस, ठीक है, कुछ भी कीजिए आना 1 है। तो ए स्टार बी स्टार सी, तो सबसे पहले बी स्टार सी में लगाएंगे, बी स्टार सी में लगाएंगे तो आएगा 1, और ए स्टार 1 में करेंगे तो आएगा 1। तो यहां आपने देखा कि चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए स्टार साहचर्य है, साहचर्य है। तो यहां से आपने दिखा दिया कि पहला वाला जो है वो क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों हो रहा था, ठीक है। सेकंड वाले की बात करते हैं बी। तो सेकंड वाले में अपन को दे रहा था ए स्टार बी बराबर दे रहा था ए प्लस बी अपॉन 2, ये दे रहा था। क्रम विनिमय की बात कर लेते हैं इसमें, क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय। अगर यहां पर अपन ने क्रम विनिमय की बात की तो कैसे कि आपको सिद्ध करना है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। एलएचएस आरएचएस ले लेते हैं, एलएचएस। तो एलएचएस के लिए क्या दिखाना है कि ए स्टार बी क्या है भाई, ए प्लस बी अपॉन 2। आरएचएस की बात कर लीजिए, आरएचएस की अगर हम बात कर लेते हैं तो बी स्टार ए बराबर बी प्लस ए अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से आप अच्छा बी प्लस ए अपॉन 2 को ऐसे भी ले सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन 2 ऐसे भी ले सकते हैं, है ना। तो यहां से आपने कहा कि चूंकि एलएचएस बराबर
RHS इसलिए स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साहचर्य की बात कर लो भैया, साहचर्य की, ठीक है, साहचर्य की अगर अपन ने बात की तो कैसे कि साहचर्य में अपन दिखाते हैं A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C, ठीक है। तो LHS ले लिया, LHS क्या भाई, A स्टार B स्टार C, तो यहां से अपन देते हैं भाई A स्टार B क्या बनेगा, ये बनेगा A प्लस B अपॉन 2 और स्टार C। अच्छा हो क्या रहा था कि पहले दूसरे को जोड़ना है और फिर बटे 2 कर देना है, यही हो रहा था। यानी कि अगर पहले दूसरे को जोड़ रहे A प्लस B अपॉन 2 प्लस C और बटे 2 कर रहे हैं, तो ऊपर वाले में पहले लासा लेंगे, लासा आएगा 2 का और ये बनेगा A प्लस B और प्लस 2C आएगा, अपॉन में 2 है और बटे 2 के नीचे 1 ले सकते हैं, ठीक है। इसको पलट देंगे तो A प्लस B प्लस 2C अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये निकल के आ रहा है A प्लस B प्लस 2C अपॉन 4, तो ये हो गया LHS, ठीक है। RHS की अगर अपन बात कर लेते हैं, RHS, ठीक है, तो RHS में अगर अपन ने बात की तो क्या लेना, RHS में A स्टार B स्टार C, ठीक है, तो ये हो जाएगा A स्टार B स्टार C के लिए क्या बनना है, B प्लस C अपॉन 2। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों को जोड़ना है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 और बटे 2 करना है, ठीक है। लासा लेंगे 2 का तो ये हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C अपॉन 2 अपॉन 1। अब इसको पलट लेंगे, 2A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इंटू 1 ऊपर 2 नीचे, तो ये हो रहा है 2A प्लस B प्लस C अपॉन 4, ठीक है। तो अब यहां से क्या कि चूंकि A प्लस B प्लस 2C अपॉन 4 नॉट इक्वल टू है 2A प्लस B प्लस C अपॉन 4 के, LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए स्टार साहचर्य नहीं है, ठीक है, साहचर्य नहीं है। तो आपने ये देखा कि इस उदाहरण में 2 सवाल दिए थे। पहले वाले सवाल में तो क्रम विनिमय और साहचर्य हो रहा था। उदाहरण नंबर 45 में 2 सवाल दिए थे, उसमें से जो पहला सवाल था वो क्रम विनिमय और साहचर्य बना रहा था, लेकिन दूसरा वाला सवाल जो था वो क्रम विनिमय तो बना रहा है लेकिन साहचर्य नहीं बना रहा है। क्लियर है। उदाहरण नंबर 46 आपको दिया है इस प्रकार से कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 से स्वयं तक सभी एक की फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये देखिए, समुच्चय A जो दे रहा है आपको, समुच्चय A बराबर आपको दे रहा है 1 2 3 और वो कह रहा है स्वयं के लिए, यानी आपको जो एक ही बनाने हैं वो A क्रॉस A के लिए बनाने हैं, ठीक है। प्रांत और सह प्रांत दोनों ही आपके 1 2 3 के लिए कह रहा है। अब इसके लिए जो निकल के आएंगे, पहली बात तो आपका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ठीक है। आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर है फैक्टोरियल 3, यानी 3 गुणे 2 गुणे 1, आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अब कौन कौन से फलन बनेंगे वो मैं आपको चित्र के थ्रू बता देता हूं, क्योंकि आपको अगर आंसर की बात करूं तो इतना है आंसर, फैक्टोरियल 3 बराबर 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6, ठीक है, और कुछ नहीं करना है सवाल में, हो गया। अब कौन कौन से बनेंगे वो आप डिटेल में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो इस प्रकार से कुल मिला के 6 जो एक ही फलन निकल के आएंगे वो आपके सामने इस प्रकार से हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने डिटेल में इनको बना के बता दिया कि इस प्रकार से ये 6 निकल के आएंगे और कौन कौन से होंगे ये आप देख पा रहे हो साफ तौर पे। तो सवाल को किस प्रकार से हल करना है, अगर ये सवाल देखो, ये सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, मैं एक बात बता दूं, ये सवाल आपका बोर्ड पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है, पेपर उठा के देखिएगा। इसलिए मैं कहता हूं अगर आपको बोर्ड पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको पुराने पेपर उठा के देखने चाहिए। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और करना कैसे है, आपको फैक्टोरियल 3 लेना है, बराबर 3 गुणे 2 गुणे 1 करना है, बराबर 6, ये हो जाएगा आंसर। अब यहां पर 3 अवयव थे इसलिए फैक्टोरियल 3 क्या 4 अवयव होते, फैक्टोरियल 4 कर लेते, है ना। और कौन कौन से फलन निकल के आएंगे एक की वो आप यहां पर देख पा रहे हैं साफ तौर पे, ठीक है, ये 6 निकल के आएंगे। उदाहरण नंबर 47 की बात करते हैं। आपको उदाहरण नंबर 47 इस प्रकार कह रहा है सवाल कि मान लीजिए कि A बराबर 1 2 3 है, तब सिद्ध कीजिए कि ऐसे संबंधों की संख्या 4 है जिनमें 1 2 तथा 2 3 है और जो सौतुल्य तथा संक्रामक तो है किंतु सम्मित नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों चीजें पता होनी चाहिए। सौतुल्य में क्या होता है,
ए बिलोंग्स टू आर होता है। सम्मित में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर मिल जाए। संक्रामक में होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है और ए सी बिलोंग्स टू आर मिल जाए। तो ये तीनों चीजें सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक आपके बिल्कुल दिमाग में होनी ही चाहिए। बाकी का तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो पहली बात तो सवाल ये कह रहा है आपसे कि सौतुल्य तो रहे ही रहे, है ना। सवाल में क्या दिया है कि जो सौतुल्य हो। अब सौतुल्य होने के लिए क्या है कि 1 2 3 का 1 1 2 2 एंड 3 3 तो संबंध में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो 4 संबंध कह रहे हैं आपको, 4 दिखाने, कितने दिखाने, 4, और 4 बनने चाहिए। तो R1 लिया। सौतुल्य होने के लिए सबसे पहली बात तो है कि 1 1 2 2 एंड 3 3 ये तो रह ही रहे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जिसमें 1 2 एंड 2 3 होना चाहिए, तो 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया। अब देखो सौतुल्य हो और संक्रामक हो, सम्मित नहीं होना चाहिए। बस सौतुल्य तो दिखा दिया अपन ने और संक्रामक दिखाना, यानी 1 2 है, 2 3 है। तो आपको बताया कि क्या होता है कि ए बी है, बी सी है, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए, यानी ये और सी, ए और सी, ठीक है। तो 1 2 है, 2 3 है, तो क्या और होना चाहिए, 1 3 और होना चाहिए। तो ये सबसे छोटा संबंध निकल के आया, समझ गए आप। यह सबसे छोटा संबंध होगा जो सौतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, और इसमें 1 2 एंड 2 3 भी है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात ये है सबसे बड़ी कि शेष अवयव क्या है। अगर मैं पूरा बना देता है इसका 1 2 3 के लिए, तो 1 2 3 का आपका पूरा जो निकल के आता कार्तीय गुणन, एक क्रॉस ए का कार्तीय गुणन जो निकल के आता उसमें 9 अवयव होते। ये सारी चीजें कक्षा 11 में पढ़ रखी है, क्योंकि आप देख रहे हैं ए में कितने अवयव हैं, 3। और अगर अपन ए क्रॉस ए करते, कार्तीय गुणन करते, ए क्रॉस ए करते, तो ए क्रॉस ए के हिसाब से, ए क्रॉस ए के हिसाब से 3 गुणे 3 यानी 9 अवयव निकलते। यहां पर कितने अवयव हैं, 6 अवयव, यानी अभी आपके 3 अवयव और शेष हैं। तो शेष अवयव क्या है, शेष अवयव, शेष अवयव की बात कर लें। शेष अवयव कौन कौन से बचे, एक तो 2 1 बचा है, एक आपका 2 1 बचा है, एक 3 2 बचा है, एक 3 1 बचा है, ठीक है। ये 3 अवयव और हैं जो शेष हैं। तो अब इन्हीं में से अपन R2 R3 एंड R4 बनाएंगे। जरा गौर कीजिएगा, R2 की बात कर लूं तो सौतुल्य के लिए सबसे पहली बात 1 1, देखो ये जो R1 बना ना, ये सबसे छोटा बना, तो ये R1 तो पूरा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 ये पूरा रहेगा। 1 2 शामिल होना चाहिए, 2 3 शामिल होना चाहिए। अब अगर 1 2 2 3 है तो फिर 1 3 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन को संक्रामक भी दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर अगर आपने 2 1 और जोड़ दिया, समझना बात को, 2 1 और जोड़ दिया, देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 2 2 1 से 1 1 भी अपने पास है, तो संक्रामक हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दो, यहां पर 2 3 दिया कि नहीं दिया। अब 2 3 का आपके पास यहां पर 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है। देखिए कहीं पर इस पूरे संबंध में 3 2 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो सम्मित नहीं हो रहा है। संक्रामक दिखा दिया लेकिन सम्मित अभी भी नहीं है, तो एक संबंध ये बनेगा। R3 की अगर मैं बात करूं, R3, तो जो R1 है वो पूरा पूरा लेंगे आप, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। जो R1 है वो पूरा पूरा लेंगे आप, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे आपने 2 1 था, 2 1 छोड़ा, तो अब आप 2 1 को छोड़ेंगे, जैसे यहां 2 1 ले लिया ना, अब 2 1 को छोड़िए, 2 1 को छोड़ के 3 2 ले लीजिए, तो अब एक संबंध ये निकल के आएगा। अब देखो 2 3 है, 3 2 है, तो यहां से आपका 2 2 बन रहा है, यहां पर बन रहा है बिल्कुल, तो ये आपका संक्रामक हो रहा है। लेकिन यहां आप गौर कीजिए कि 1 2 है, 1 2 का 2 1 नहीं है, नहीं है ना। एंड यहां पर गौर कीजिए 1 3 है, 1 3 का 3 1 नहीं है। इसका मतलब सम्मित अभी भी नहीं है, तो सौतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं हो रहा है। क्लियर है ना हमारी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये R3 3 संबंध अपन ने दिखा दिए। R4 करते हैं, 4 संबंध दिखाने थे अपन को। तो R1 तो पूरा पूरा लेना है, 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 एंड 2 3 और 1 3, ये तो पूरा पूरा लेना ही अपन को। ये R1 जो दिया था ना, ये पूरा पूरा ले लेंगे। अब देखो इसे 2 1 लिया, एक बार 3 2 लिया आपने, एक बार आपने क्या लिया, एक बार 2 1 ले लिया, एक बार 3 2 ले लिया, अब 3 1 लेंगे। तो जैसे ही आपने 3 1 लिया, अब बात को समझना, 3 1 लिया तो आपने 3 1 ले लिया। अब जरा गौर कीजिएगा, समझिएगा मेरी बात,
देखिए यहां पर 3 1 है, आप अगर मैं बात करूं आपको, ये देखिए 3 1 लिया जैसे ही आपने, और 3 1 लेने के बाद आपने 1 2 देख रहे हैं यहां पर देखो, तो यहां संक्रामक बनाने के लिए देखो यहां 1 है, यहां 1 है, संक्रामक बनाने के लिए क्या जरूरी है, संक्रामक बनाने के लिए यहां पर 3 2 भी होना चाहिए, तो देखो 3 2 भी लिया अपन ने, है ना। और अगर मैं बात करूं, इसको गौर करो जरा, ध्यान दो, ये 2 3 एंड 3 1 को, तो जैसे ही अपन 2 3 एंड 3 1 करते हैं, ठीक है, 2 3 एंड 3 1 करते हैं, देखो यहां 3 एंड 3, तो फिर संक्रामक होने के लिए 2 1 भी होना चाहिए इसके साथ, है ना। तो यहां पर आपने 2 1 जोड़ दिया। अब इसका मतलब ये तो पूरा पूरा आपने जोड़ लिया, यानी कि अब ये सौतुल्य और संक्रामक है, लेकिन अब ये साथ में सम्मित भी हो गया, साथ में, क्योंकि आपको सौतुल्य चाहिए और संक्रामक चाहिए। लेकिन जैसे ही आप चौथा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, तो चौथे संबंध में सारे के सारे अवयव आ जाते हैं। इसका मतलब हमें यहां से यह पता चल रहा है कि 4 संबंध संभव नहीं है, सिर्फ 3 ही संबंध बन सकते हैं। चौथा संबंध आपका सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो पहला R1, R2 और R3 ऐसे 3 संबंध हैं जिसमें सौतुल्य भी है और संक्रामक भी है, सम्मित नहीं है, और उसमें 1 2 एंड 2 3 भी शामिल है। देखो 1 2 एंड 2 3 शामिल करने के लिए कहा था, तो 1 2 एंड 2 3 भी शामिल है R1 R2 R3 में, और वो सौतुल्य भी और संक्रामक है। लेकिन जैसे ही आप चौथा संबंध R4 बनाने की कोशिश करोगे, तो वो सौतुल्य और संक्रामक तो रहेगा, लेकिन वो पूरे बन जाएंगे। आप देखो यहां पर 9 के 9 आ गए, R4 में 9 के 9 अवयव आ गए, तो ये सम्मित भी हो गया। तो यहां से आप कह रहे हैं कि 4 संबंध संभव नहीं है, 4 संबंध बनाना संभव नहीं है, अतः अभीष्ट 3 संबंध ही बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बता रहे हैं कि हम R1 में किन्हीं 2 युग्मों 2 1 या 3 2 को लेकर R2 या R3 बना सकते हैं, जैसे अपन ने R2 और R3 बनाया। लेकिन अवयव 3 1 को लेने पर संक्रमकता बनाए रखने पर शेष युग्मों को लेने को बाध्य होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने 3 1 लिया, तो फिर आपको अब 3 2 एंड 2 1 भी लेना पड़ा, क्योंकि संक्रमकता तो बनाए रखना है ना, संक्रामक जरूरी है, वो कह रहा था, ठीक है। और इस कारण R4 सम्मित भी हो जाएगा, और ये होना नहीं चाहिए था, सम्मित नहीं होना चाहिए। तो अतः अभीष्ट संबंधों की कुल संख्या सिर्फ 3 रहेगी, ठीक है, कुल संख्या 3 है। इस प्रकार से आपको समझना है। क्लियर है बात। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, और ये चीज समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत होती है रिवर्स करके अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उदाहरण नंबर 48 की बात कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में 1 2 तथा 2 1 को अंतर्विष्ट, यानी कि रखने पर, अंतर्विष्ट मतलब रखना, अंदर रखना, ठीक है, उसको लेने पर करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। बहुत ही सिंपल सवाल है, देख लीजिए। देखो अब यहां पर अपन ने मान लिया कि माना a बराबर 1 2 3, ठीक है, माना a बराबर 1 2 3। तो पहली बात तो संबंध R1 अगर अपन ने बनाया, तुल्यता संबंध बनाना, इक्विवेलेंट, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक 3 हो, तो सौतुल्य होने के लिए क्या जरूरी है, सौतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 एंड 3 3 होना तो मस्ट है। 1 1 2 2 3 3 तो हो ही हो, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि 1 2 एंड 2 1 को भी लेना है आपको, तो 1 2 एंड 2 1 को आपने ले लिया। 1 2 एंड 2 1 को लेने पर आप देखिए ये एक तुल्यता संबंध बना देगा। क्यों? क्योंकि देखो सम्मित होने के लिए 1 2 है, तो 1 2 का 2 1 तो हो गया, सम्मित हो गया। और गौर कीजिए अगर 1 2 है एंड 2 1 है, तो यहां पर देखिए 1 एंड 1 1 1 भी तो है, ये रहा 1 1, ठीक है, तो संक्रामक भी हो रहा। तो इसका मतलब ये आपका सबसे छोटा तुल्यता संबंध हो गया। अब यहां पर एक चीज गौर करें कि शेष अवयव, यहां ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। अब यहां पर शेष अवयव क्या क्या है, शेष अवयव निकालने से आपको फायदा ये होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप क्या क्या हो सकता है। तो शेष अवयव की अगर मैं बात करता हूं, तो ये बचे आपके 2 3, ठीक है, एक तो ये आपका 2 3 बच गया है, ठीक है, एंड 1 3 बच गया है, 1 3 बच गया है, और 3 के साथ मैं बात करूं तो 3 2 बच गया है एंड 3 1 बच गया। ये 4 जो हैं वो आपके शेष अवयव हैं। यहां पर इस सवाल के लिए अभी 4 अवयव, 4 जो हैं वो शेष अवयव है, ठीक है, यही 4 हैं, और कोई तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, और कोई नहीं। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगर R2 बनाते हैं, R2 बनाते हैं, तो समझना अगर आपने 2 3 लिया, समझना अगर आपने 2 3 लिया तो सम्मित रखने के लिए आपको 3 2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप देखना, अगर आपने ये लिया तो फिर 1 2 है, 1 2 लिया एंड 2 3 लिया, तो फिर आपको संक्रामक निकालने के लिए 1 3 लेना पड़ेगा,
1 3 लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप 1 3 लेंगे तो आपको 3 1 भी लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर जो R2 आएगा ना वो सभी 9 अवयवों से मिलकर आएगा, ठीक है, सभी 9 अवयव आएंगे इसमें। देखो कौन कौन से, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये तो सबसे छोटा हो गया। इसके बाद जो R2 आना है उसमें अगर आपने एक अवयव भी जोड़ा, 2 3 भी जोड़ा, इंक्लूड किया, तो आपको मजबूरी में बाकी 3 भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों लेने पड़ेंगे, देखो जैसे ही आप 2 3 लेंगे, समझना बात को, फिर से समझा रहा हूं, जैसे ही आप 2 3 लेंगे तो फिर आपको 3 2 भी लेना पड़ेगा क्योंकि सममित दिखाना है, तो आपके पास 3 2 हो गया। लेकिन जैसे ही आपने ये लिया 2 3 लिया तो आपके पास यहां पर देखो 1 2 है ना, तो ये 1 2 एंड 2 3, 1 2 एंड 2 3 की वजह से संक्रामकता दिखाने के लिए 1 2 एंड 2 3, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 3 भी लेना पड़ेगा। और जैसे ही आपने 1 3 लिया तो फिर आपको 3 1 भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो चारों अवयव आ गए कि नहीं आ गए, बिल्कुल चारों अवयव आ गए। और ये क्वेश्चन मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, कोई दिक्कत है रिवर्स करके अच्छी तरह समझना, ठीक है। कोई भी इस सवाल में ये नहीं कह सकता कि समझ में नहीं आया। तो ये आपने ले लिए, बाकी के 4 और ले लेंगे, 2 3 1 3 एंड 3 2 एंड 3 1, ठीक है। ये तो ये हो गए R1 ये हो गया, और R2 ये हो गया। 2 तुल्यता संबंध कह रहा था, तो ये रहे अभीष्ट 2 तुल्यता संबंध। तो यहां से आपने कह दिया कि अतः अभीष्ट तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है, ये हो जाएगा आंसर है, यानी हैंस प्रूव्ड। सिद्ध करना था ना, 2 संबंध दिखाने थे, तो ये आपने R1 और R2 2 संबंध दिखा दिए। अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 49 आपको इस प्रकार से कि सिद्ध कीजिए कि 1 2 में ऐसी द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या केवल 1 है। देखिए ये ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना गौर करने की जरूरत है भी नहीं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 2 में ऐसी द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या केवल 1 है जिसका तत्समक 1 है तथा जिसके अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 है, ठीक है। समझना, आप चाहो तो इसको समुच्चय x मान लेंगे या a मान लेंगे, तो समुच्चय x बराबर 1 2 मान लिया। माना द्विआधारी संक्रिया स्टार में, अब वो कह रहा है कि ऐसी द्विआधारी संख्या आपको सिद्ध करना है कि द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या केवल 1 है, ठीक है। ये चीज सिद्ध करके दिखानी है, और जिसका तत्समक 1 है और प्रतिलोम 2 है, ये समझना। तो यहां पर अपन क्या करते हैं कि जो एक स्टार ले ले द्विआधारी संक्रिया, वो इस प्रकार से है कि 1 2 क्रॉस 1 2 टेंस टू 1 2, इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर मैं वेन डायग्राम की मदद से आपको हेल्प से आपको इसको समझाऊं, तो आप यहां पर ले रहे हैं, देखना यहां पर जो प्रांत है, प्रांत कितना निकल के आएगा, प्रांत निकल के आएगा 1 1 2 2 एंड 1 2 एंड 2 1, ये तो हो जाएगा प्रांत। और यहां पर ये सह प्रांत यानी 1 एंड 2। तो अगर मैं कनेक्शन करने की देखूं, तो आप अगर एक द्विआधारी संख्या स्टार लेते हैं और स्टार को मान लिया अपन ने गुणा, मान लो स्टार को अपन ने गुणा माना, तो देखना 1 गुणे 1 करोगे तो कितना मिलेगा 1, ठीक है। 1 गुणे 2 करोगे तो मिलेगा 2 एंड 2 गुणे 1 करोगे तो मिलेगा 2, ठीक है। और तत्समक क्या होता है, तत्समक होता है, तत्समक की अगर मैं बात करता हूं तो तत्समक क्या होता है, तत्समक होता है A स्टार E करें, A स्टार E करें तो हमें A मिल जाए। तत्समक क्या होता है, A स्टार E करें तो A मिल जाए। तो यहां पर E का काम क्या कर रहा है, यहां पर E का काम 1 कर रहा है। तत्समक अवयव कह रहा था ना कि 1 है, तत्समक अवयव जिसका तत्समक 1 है। तो तत्समक 1 का मतलब ये नहीं कि तत्समक अवयव 1 है। तो यहां आप देखिए तत्समक अवयव 1 लेके चले, E की वैल्यू 1 लेके चले, ठीक है। तो अगर E 1 लेके चले तो यहां पर 1 है, तो यहां पर भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब कनेक्शन आप इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि 1 1 का 1 से एंड 1 2 का 2 से एंड 2 1 का भी 2 से। तो इस तरीके से आपने दिखाया कि जो तत्समक है, यहाँ से हमने कहा कि अतः तत्समक 1 है और प्रतिलोम 2 है। तो भाई प्रतिलोम की अगर मैं बात करूं, अगर आप प्रतिलोम की बात करते हैं तो प्रतिलोम के लिए मैंने क्या आपको सिखाया है कि प्रतिलोम होता है A स्टार B, समझना, प्रतिलोम होता है A स्टार B बराबर E, है ना। तो अब गौर करो, एक चीज बची है। तो या अगर आपने इस प्रकार से दिया कि 2 स्टार 2 बराबर 2 स्टार 2 बराबर 1, ठीक है, क्योंकि तत्समक अवयव तो एक ही ले रहे थे ना। तो 2 स्टार 1 बराबर 2 स्टार 2 बराबर 1 कब होगा, ये इसके लिए मिला दोगे ऐसे। तो यहां आपने ये देखा कि तत्समक 1 है जिसके अंतर्गत, और प्रतिलोम कितना है, प्रतिलोम 2 है। तो आपने ये देखा कि प्रतिलोम कितना आया, प्रतिलोम 2 हो गया। संख्या 2 चीजें नहीं, यहां ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 2 नहीं, संख्या, तत्समक अवयव 1 है, अवयव 1, संख्या 1, ठीक है। हाँ, और प्रतिलोम जो है वो 2 है, 2 संख्या, ठीक है, 2 चीजें नहीं। क्लियर है बात मेरी, 2 चीजों की बात नहीं कर रहा। तो यहां से आपने कहा था कि
आपको सिद्ध करना था कि ऐसी द्विआधारी संख्याओं की संख्या केवल एक है, तो अतः सिद्ध है कि द्विआधारी संख्याओं की संख्या केवल एक है। तो यहां से आपने क्या बता दिया कि अतः अभी द्विआधारी संख्याओं की संख्या केवल एक है, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया, ठीक है। उदाहरण नंबर 50 पे आते हैं। उदाहरण नंबर 50 आपको इस प्रकार से कह रहा है कि तत्समक फलन in such that n tends to n पर विचार कीजिए, जो in x बराबर x for all x belongs to कैपिटल N, जहां पर जो x है, स्मॉल x है, वो प्राकृतिक संख्याओं को दर्शा रहा है, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि यद्यपि in आच्छादक है किंतु निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन कह रहा है in प्लस in such that n tends to n आच्छादक नहीं है, ठीक है। ये आच्छादक नहीं है जबकि ये वाला आच्छादक है, ठीक है। और ये दे रहा है आपको इस प्रकार से कि in प्लस in x बराबर in x प्लस in x बराबर x प्लस x 2x, कुछ इस तरीके से उसने दे दिया है, ठीक है। तो अब यहां समझने की कोशिश करो, ये सवाल है क्या, कुछ नहीं, सवाल में बहुत ही सिंपल सवाल है। यहां पर दो इक्वेशन दे दी इस प्रकार से कि पहला दे दिया in x बराबर x, ठीक है, और x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल N के बारे में चर्चा कर रहा है, यानी कि वो ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। अब प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है यानी यहां पर भी n है, यहां पर भी n है, और अगर आप मैं कहूं यहां 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहां पर भी ले रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आपको समीकरण क्या दिया था, अगर आप गौर करेंगे समीकरण आपको दे रखा है in x बराबर x, यानी कि अगर आपने x की वैल्यू कुछ भी पुट की, चूंकि x बिलोंग्स टू कैपिटल N है, x जो है कैपिटल N को बता रहा है, तो यानी कि x का मान आप कुछ भी रखते हो तो वहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी, ये देखिए in1 बराबर कितना होगा 1, फिर in2 बराबर हो जाएगा 2, ठीक है, या इसको आप कहते हैं i3 बराबर 3, ऐसे भी बोल सकते हैं, और i4 बराबर 4, ऐसे भी बोल रहे हैं। यानी कि जो कनेक्शन हो पा रहे हैं वो आप स्पष्ट तौर से देख रहे हैं कि 1 का 1 से कनेक्शन, 2 का 2 से कनेक्शन दिखा रहे हैं, 3 का 3 से कनेक्शन एंड 4 का 4 से कनेक्शन दिखा रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये जो in x है, ठीक है, ये आच्छादक है। यहां से आपने क्या कह दिया कि इसलिए in x बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल N में आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक है, ये आपने दिखा दिया। अब जो सेकंड कह रहा था, सेकंड ये कह रहा कि in प्लस in x बराबर 2x, ये अपन ने ले लिया, ठीक है। सेकंड वाला आपको कह रहा है कि in प्लस in x बराबर 2x, ये आपको कह रहा है। यानी यहां पर भी आप अगर बात कर रहे हैं, यहां पर भी अगर हम n और n को ले रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड यहां पर आपने ले लिया, यहां से एक मैं 4 हटा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड सो ऑन, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अपन बात करें तो यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो ये in प्लस in यहां निकल के आएगा 1 इक्वल टू 2 गुणे 1 बराबर हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 1 का कनेक्शन 2 से हो रहा है, फिर ये मैं कह रहा हूं in प्लस in x के स्थान पे 2 रखोगे तो यहां पर निकल के आएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। तो अब ये हो क्या रहा है एक्चुअली में कि 1 का कनेक्शन आप कर रहे हैं 2 से, 1 का कनेक्शन आपने कर दिया 2 से, 1 का कनेक्शन 2 से हो रहा था, 2 का कनेक्शन 4 से हो रहा है, आप देख पा रहे हैं 3 का कनेक्शन 6 से होगा, इसी प्रकार आगे चीज बढ़ती जाएगी, ठीक है, 3 का कनेक्शन 6 से होगा। तो यहां आपने क्या देखा कि इस वाले समीकरण के लिए चूंकि in प्लस in x, ठीक है, बराबर 2x के लिए, ठीक है, या फिर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल N, यहां पर लिखते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल N में विषम संख्याओं के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब, कोई आच्छादक के लिए पूर्व प्रतिबिंब लेते हैं कि नहीं, आपको ध्यान होगा, कोई पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आच्छादक नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है, बस इतना दिखाना था अपन को, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, वो उतना आच्छादक कह रहा था, ये हो गया आपका आच्छादक नहीं। उदाहरण नंबर 51 की बात करते हैं। आपको इस प्रकार से सवाल दिया है कि fx बराबर sin x द्वारा प्रदत्त फलन f such that 0 से 0 π/2 टेंड्स टू r, ठीक है, 0 π/2 टेंड्स टू r, तथा gx बराबर cos x द्वारा फलन g such that 0 π/2 टेंड्स टू r पर विचार कीजिए। ये आपको दो फलन दे दिए हैं fx एंड gx।
सीधे कीजिए, एफ तथा जी एक एक ही है, आपको एफ तथा जी एक एक ही दिखाना है, परंतु एफ प्लस जी एक एक ही नहीं है, ये आपको दिखाना है। पहली बात तो ये आपको एक एक ही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो याद होना चाहिए। एक एक ही के लिए क्या दिखाते हैं, fx1 बराबर fx2, और ये दिखाते हैं अगर आपने fx1 बराबर fx2 लिया तो आप दिखाएंगे x1 बराबर x2, और ये नहीं दिखाते तो ये भी दिखाते हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2, अगर लिया आपने x1 नॉट इक्वल टू x2 तो आप दिखा देंगे कि fx1 नॉट इक्वल टू fx2। ये दो कंडीशन आपने एक एक के लिए पढ़ रखी हैं, ठीक है, और ये सारी चीज मैंने आपको बता रखी है, तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल पे देखते हैं। सवाल में आपको क्या दिया, पहले फलन की बात करते हैं, और कह रहा है f तथा g एक एक ही है, तो अपन f को एक एक ही दिखाते हैं। दिया है फलन f सच दैट 0 to π/2 टेंड्स टू r में फलन ले लिया fx बराबर sin x, एक एक ही के लिए दिखा रहे हैं, और मैंने आपको बताया fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे। तो यहां से आपने कहा कि एक एक ही के लिए fx1 बराबर fx2 लेके चले, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x1 बराबर sin, ठीक है, sin x2। अब तुलना कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर, तो अगर आपने तुलना कर दी, तुलना करने पर, तो यदि आप यहां से तुलना करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x1 बराबर x2, ठीक है, ये मिल गया x1 बराबर x2। तो यहां से क्या कह रहे हैं अपन, इसलिए f एक एक ही है, दिखा दिया, f एक एक ही है, हेंस प्रूव्ड। अब बात कर लेते हैं g के लिए, तो आपने g के लिए क्या देख रखा भैया, g के अगर मैं बात करूं तो gx कह रहा है, ये gx कह रहा है cos x, ठीक है, gx कह रहा है cos x, तो एक एक ही के लिए, एक एक ही के लिए, तो एक एक ही के लिए यहां क्या दिखा रहे हैं, gx1 बराबर gx2, तो यहां से क्या हो रहा है, cos x1 बराबर cos x2, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो अगर आप तुलना करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2, ठीक है, तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि इसलिए g एक एक ही है ना, g एक एक ही है, तो f एक एक ही दिखा दिया, g एक एक ही दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, वो आगे कह रहा था परंतु f प्लस g एक एक ही नहीं है, तो f प्लस g की बात कर लेते हैं, ठीक है, f प्लस g की बात कर लेते हैं, f प्लस g एंड x, तो ये क्या होता है, ये होता है भाई fx प्लस gx बन जाता है, यानी कि ये हो जाएगा sin x प्लस cos x। अब एक एक ही नहीं दिखा रहे हैं, तो यहां पर ले लिया अपन ने एक एक ही के लिए, एक एक ही, तो एक एक ही के लिए क्या ले रहे हैं, अब आप यहां पर ये लेके चलिए कि x1 नॉट इक्वल टू x2, माना नहीं दिखाना ना, तो याद रखिए मैंने पहले भी कई दफा कहा कि अगर एक एक ही नहीं दिखा रहे होते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप वैल्यू मान के चलिए, ठीक है, तो माना x1 बराबर π/3 यानी 60 डिग्री, और x2 बराबर π/6, ठीक है, यानी 30 डिग्री, ठीक है, और ये क्यों वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये आपको दे रखा था, है ना, 0 से π/2 के लिए दे रहा था, तो x1 π/3 एंड x2 π/6 ले लिया। तो अगर मैं यहां से बात करूं f प्लस जी x1, यानी कि ये हो जाएगा sin x1 प्लस cos x1, तो क्या कितनी वैल्यू निकल के आनी यहां से, ये हो जाएगा sin π/3 प्लस cos x1 के लिए cos π/3, तो sin 60, अब sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, है ना, sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2, ये हो जाएगा। और x2 की बात कर लें, और f प्लस g x2, तो ये यहां से क्या बनना है, ये बनना है sin x2 प्लस cos x2 कितना माना π/6, यानी कि sin π/6 प्लस cos π/6, अच्छा π/6 होता है 30 डिग्री, तो sin 30 का मान कितना 1/2, sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर चाहो तो इसको लासा ले लो, लासा लेके कर रहे हैं √3 प्लस 1/2, और यहां से भी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, यहां पर से आ रही है √3 प्लस 1/2। तो यहां पर आपने क्या गौर किया, क्या मैंने बताया था कि चूंकि x1 नॉट इक्वल टू x2 लिया, लेकिन आप क्या दिखा रहे हैं कि f प्लस जी, आप क्या दिखा रहे हैं कि f प्लस जी x1 बराबर f प्लस जी x2, ये दिखा रहे हैं, है ना।
भाई आपने x1 की वैल्यू π/3 माना, x2 की वैल्यू π/6, दोनों अलग अलग माने, लेकिन f प्लस जी x1 की वैल्यू निकली √3 + 1/2 और f प्लस जी x2 की भी वैल्यू निकली √3 + 1/2। तो यहां से आपने क्या कहा कि चूंकि x1 नॉट इक्वल टू x2 और यहां दिखा रहे हैं कि f प्लस जी x1 बराबर f प्लस जी x2, इसका मतलब क्या कि f प्लस जी एक की नहीं है, इसीलिए f प्लस जी एक की नहीं है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इतना आपको दिखाना था, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात? तो अगर आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत आती है, वीडियो को रिवर्स करके अच्छे सुनिए, देखिए, समझिए। इसके अलावा एक्सपी क्लासेस का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, तो प्ले स्टोर में जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और वहां से आप अपने कोर्स को देखकर और भी अपनी तैयारी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई, जबकि वो क्लास हो चुकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस को। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।